हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि 24 लेसन से लिया गया है। तो इसमें हम जानेंगे जो हमारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनके जो फैक्टर होते हैं, तो उनका जो एब्जॉर्प्शन का वर्क होता है, यानी कि अवशोषण जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो भाई सबसे पहले इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा ब्लड के अंदर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं या फिर वैसे जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो सबसे इफेक्टिव इंजेक्शन हमारे कौन से रहते हैं और उनका अवशोषण बढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हमारा आ जाता है ब्लड सप्लाई टू द एरिया। तो हमारी जिस एरिया में ब्लड सप्लाई से संबंधित जो हमारा एरिया होता है उसके बारे में बताया है कि फ्लूइड इंजेक्टेड into the blood stream will act the quicker than any other methods used। तो उन्होंने बताया है कि जो फ्लूइड हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो ब्लड स्ट्रीम में जो हमारा सीधा इंजेक्ट कराया जाता है वो बहुत ही जल्दी से काम करता है। तो ये मेथड जो है ये यूज किया जाता है बहुत ही जल्दी से, जो हमें वर्क कराना होता है बॉडी के अंदर। when the fluid are deposited in the area where there and the abundant ब्लड सप्लाई, जैसे कि मसल होती है, दे आर मोर क्विकली ऑब्जर्व देन द फ्लूइड डिपॉजिटेड इन ए एरिया विद लेस ब्लड सप्लाई सबकुटेनियस टिश्यूज। तो वही इन्होंने बताया है कि जो हमारा ऐसा एरिया होता है हमारी बॉडी के अंदर जहां पर हमारा ब्लड जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि मांसपेशियां होती है उनमें ब्लड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो एक तो वहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है जहां पर जल्दी जो ऑब्जर्प्शन होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि वहां पर ब्लड के अंदर जल्दी से ऑब्जर्प्शन हो जाता है मांसपेशियों में लगाए जाने वाले इंजेक्शन से। और एक जो हमारा फ्लूइड है उसमें डिपॉजिट होता है वो जो एरिया होता है, जैसे कि लेस ब्लड सप्लाई, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई कम है, जैसे कि सबकुटेनियस टिश्यूज है, हमारे लेयर के अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर ब्लड सप्लाई कम होती है, तो वहां पर जो हमारा एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो भी हमारा कम होता है। तो कहने का मतलब है जहां पर हमारी ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, यानी कि या तो वेन आर्टरी हो या फिर हमारी मांसपेशियां होती है, तो वहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है बहुत क्विक कर, यानी कि बहुत ही जल्दी से वर्क करते हैं, बहुत ही जल्दी ही उसका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड इंजेक्टेड। तो भाई फ्लूइड जो इंजेक्ट कराया गया उसके अंदर जो कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि सोल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड। तो भाई जो फ्लूइड होता है उसकी कंसिस्टेंसी देखी जाती है और उसका मिश्रण देखा जाता है, या फिर उसकी जो घुलनशीलता होती है ना वो देखी जाती है, किस टाइप का ये बॉडी में जाकर कितनी जल्दी ये है घुल सकता है या एडजस्ट हो सकता है। तो कुछ इंजेक्शन जो होते हैं बहुत ही गाढ़े भी होते हैं। द फ्लूइड दैट आर आइसोटोनिक और नियरली आइसोटोनिक विद द ब्लड आर मोस्ट इजीली ऑब्जर्व। तो इसमें जो फ्लूइड होते हैं वो हमारे जो आइसोटोनिक होते हैं, और जो आइसोटोनिक होते हैं वो हमारे ब्लड में बहुत ही जल्दी, आइसोटोनिक क्या होता है, सब्सटेंसेस और कंपोजिशन पाए जाते हैं इसके अंदर, जो कि आइसोटोनिक जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ही जल्दी हमारे क्या हो जाते हैं ब्लड के अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया है एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो जो हीट का एप्लीकेट किया जाता है, तो हीट डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड द डायलेटेड कैपिलरीज बिकम मोर permeable से then and their capacity for the absorption से is greatly increased। तो अभी एप्लीकेट की जाती है, अगर हीट जो है वो एप्लीकेट की जाती है हमारी, तो वो क्या करती है, वो डायलेट कर देती है हमारी ब्लड वेसल्स को, फैला देती है। और जब ब्लड वेसल्स फैलती है तो हमारी कैपिलरीज वगैरह क्या हो जाती हैं, वो भी हमारी फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो इसमें जो कैपेसिटी होती है हमारी एब्जॉर्प्शन की, अवशोषण की, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब हीट दी जाती है उसमें ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज जो होती है उनके फैलने की वजह से हमारा जो अवशोषण होता है ब्लड के अंदर वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। और हीट एप्लीकेशन से ओवर द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है उस साइट पर अगर हीट लगाई जाती है तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो राइज होता है, यानी कि वहां का टेम्परेचर बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ क्या हो जाता है, सोल्यूशन इंक्रीज द रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें जो इंक्रीज हो जाता है हमारा ऑब्जर्वेशन का जो हमारा रेट होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इनका अवशोषण का रेट भी साथ में बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अभी हम इसमें देखते हैं हमारा मसाज। मसाज भी हमारा एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मसाज जो होती है वो हमारा स्टिमुलेट किया जाता है लोकल ब्लड सप्लाई को और इंक्रीज होता है, इसलिए हमारा रेट जो कि ऑब्जर्वेशन का जो रेट होता है वो हमारा बढ़ जाता है मसाज करने से। नेक्स्ट उन्होंने बताया है हमारा सर्कुलेशन टाइम ऑफ द ब्लड। तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन का जो टाइम होता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेडिकेशन ऑफ फ्लूइड इंजेक्ट इनटू बॉडी विल द डैमेज इन ए पर्सन हु हैज वेन कंजक्शन एडिमा, या फिर हमारे न्यूरोजेनिक या कार्डियोजेनिक या फिर वसोजेनिक शॉक हमारे होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा सर्कुलेशन का जो टाइम होता है उसमें भी एब्जॉर्प्शन में कुछ दुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि कोई ऐसा पर्सन है या ऐसा पेशेंट है जिसकी वेन्स वगैरह में किसी प्रकार की रुकावट है, सूजन आ गई है। ठीक है, और नर्व सिस्टम है उसमें अगर कोई दिक्कत आ गई है, हार्ट प्रॉब्लम अगर कोई है, या वेसल्स वगैरह उनमें अगर कोई शॉक वगैरह हो गया है, तो इस तरीके की कंडीशन अगर जहाँ भी है तो उनको भी जो सर्कुलेशन टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और जो हमारा एब्जॉर्बेशन जो वर्क होता है वो हमारा स्लो होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फिजिकल कंडीशन। तो फिजिकल कंडीशन के दौरान जो हमारा लोकल डिजीज कंडीशन होती है वो हमारी स्किन की होती है, जैसे कि स्किन जो अंडरलाइन टिश्यूज होते हैं, तो अंडरलाइन टिश्यूज के अंदर कोई प्रॉब्लम होना, या फिर घाव हो जाना, या फिर वहां पर भी इन्फ्लेमेशन से सूजन हो जाना किसी प्रकार की। ठीक है, एक्सकोरिएशन हो जाना, कठोरता हो जाना, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में जो एटम्स वगैरह हो जाती है वो हो जाना, फिर बॉयल्स वगैरह हो जाना, तो इसमें भी हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का वो डिले हो जाता है।
ठीक है, इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट इन्होंने बताया है जो एडिक्शन किए जाते हैं हमारे, यानी कि ऐड किए जाते हैं सब्सटेंसेस टेंड द ब्रेक डाउन द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द टिश्यूज कैन इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द हाइल्यूरोनिडेज। तो इसमें भी कुछ हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे नेचुरल रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल जो हमारी कुछ ऐसी क्षमता है जो रोक रही है उस चीज को, तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, और उसको ब्रेक डाउन करने के बाद टिश्यूज के अंदर जो हमारा ऑब्जर्वेशन जो रेट होता है उसको बढ़ा देंगे। जैसे कि हाइल्यूरोनिडेज जो होता है वो हमारे जो बॉडी के अंदर अगर नेचुरल रेजिस्टेंस आ रहा है किसी चीज का, तो ये जो सब्सटेंसेस होता है ये हमारे अवशोषण की शक्ति को बढ़ा देता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में हमारी कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन हमारे आ सकते हैं इंजेक्शन लगाने से। तो इसमें जो सर्टेन ड्रग्स पेनिसिलिन या फिर हमारे सीरम होते हैं कैन प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन इन द क्लाइंट, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द टेस्ट डोज। तो ये हमारे जो पेनिसिलिन और जो हमारे सीरम वगैरह के जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं तो उनकी वजह से कोई एलर्जी के रिएक्शंस वगैरह आ सकते हैं पेशेंट को, तो उसको रोकने के लिए कुछ टेस्ट डोज होते हैं, यानी कि जो सामान्य डोज होते हैं वो दिए जा सकते हैं, आराम हो सकता है। नेक्स्ट इन्होंने आ जाता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जो होता है वो हमारा इंट्रोड्यूस थ्रू द careless handling and improper sterilization of syringe, needle and fluid use of the infection. It can lead to abscess formation of the swelling of the tissues. तो उन्होंने क्या बताया कि इन्फेक्शन क्या कैसे होता है। इन्फेक्शन हो सकता है अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई है। हैंडलिंग द इम्पेयर ऑफ स्टरलाइजेशन, अगर स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, साफ सुथरा डिसइंफेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है, अगर वो नहीं अपनाया गया सिरिंज और नीडल का काम करते टाइम, ठीक है, तो अगर इस तरीके का प्रोसेस नहीं अपनाया गया है तो फ्लूइड जो यूज किया गया है वो उसके जरिए इन्फेक्शन फैल सकता है, और इसमें जो त्वचा होती है उस पर किसी प्रकार के फोड़े हो सकते हैं, या फिर टिश्यूज के अंदर किसी भी प्रकार की गलन हो सकती है, स्किन गल सकती है, या फिर उस पर फोड़े हो सकते हैं। अब स्टरलाइजेशन जो नीडल और सिरिंज होती है उसको स्टरलाइज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यूज एंड थ्रो आती है तो वो फेंक देनी चाहिए, लेकिन हैंड वॉश जरूर करने चाहिए अच्छे से, तो उन चीजों का आपने फिर भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हमारे कुछ और हैं जैसे कि एलर्जी के, तो पायरोजेनिक रिएक्शंस हमारे आ जाते हैं इसमें। तो पायरोजेनिक रिएक्शंस हमारे होते हैं प्रोड्यूसिंग फीवर। तो वही ऐसे भी होते हैं जिनसे जो इंजेक्शन लगाने से बुखार हो जाता है, कई बार बच्चों में भी आता है। तो इसमें एग्जांपल होता है जो क्लाइंट होता है गेटिंग इंट्रावेनस जो फ्लूइड उनको दिया जाता है, तो उससे क्या डेवलप हो सकता है, फीवर डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पायरोजेनेसिस प्रेजेंट इन द फ्लूइड। तो जो हमारा जो फ्लूइड होता है उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसे बॉडी में इंजेक्ट कराने के बाद बुखार हो सकता है। तो टिश्यूज ट्रॉमा भी हो सकता है इसमें। तो इसमें रिपीटेड इंजेक्शन से सेम स्पॉट कैन लीड टू इंड्यूरेशंस ऑफ द स्किन स्कार फॉर्मेशन। तो वही इन्होंने बताया कि अगर जो इंजेक्शन होता है बार बार एक ही जगह पर लगाया जाता है तो वहां से क्या हो जाता है, जो हमारी त्वचा जो है वो कठोर भी हो जाती है, और क्या हो जाता है वहां पर स्कार फॉर्मेशन यानी कि निशान हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंजरीज हो जाती है हमारी पेरिस्टोम, जो हमारी पेरिस्टोम जो हमारी लेयर होती है उसके अंदर भी चोट लग सकती है, और नर्वस है या फिर हमारी नर्व वगैरह है या फिर हमारी साइटिक नर्व है उसके अंदर भी चोट लग सकती है। ठीक है, तो जो नर्व होती है साइटिक का नर्व के अंदर किसी प्रकार की चोट लग सकती है तो पूरे पैर में पेन हो सकता है। ठीक है, नर्व ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द इंट्राग्लूटल इंजेक्शन। तो इंट्राग्लूटल यानी कि ग्लूटल जो हमारी होती है वो हमारी हिप की मांसपेशी होती है, वहां पर अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं नर्व का, और उसमें जो साइटिका को अगर चोट लग जाती है, साइटिका नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हमें दिक्कत कर सकती है। ठीक है, इंजरी टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। और जो ब्लड वेसल्स में अगर किसी ब्लड वेसल्स की वॉल में अगर किसी प्रकार की चोट लगती है तो ये भी हमारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। साइकिक ट्रॉमा हो सकता है स्पेशली बच्चे को, अगर बच्चे को किसी तरीके का गलत लग गया, ज्यादा दर्द हो गया, तो फिर बच्चा दोबारा से इंजेक्शन लगाते टाइम हर बार रोएगा या डरेगा। ठीक है, दर्द वगैरह जो होता है उससे भी। एक्सीडेंटल इंट्रावेनस इंजेक्शन, तो अचानक से अगर वेन में इंजेक्शन दिया जाता है तो ये भी हमारे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है हमारा नंबर 7। तो नंबर 7 में इन्होंने दिया है एक्सीडेंटल इंट्रावस्कुलर इंजेक्शन लगा देता है, यानी कि अचानक से लगा देता है। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाता है, फुट ड्रॉप्स। ठीक है, प्रेजेंस से पैरालिसिस ऑफ द लिम्स आफ्टर ड्यू टू द नर्व इंजरी। तो इसमें पैर जो है वो लटक जाता है, और पैरालाइज यानी कि लकवे जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है लिम्स के अंदर वो हो जाती है नर्व में किसी भी प्रकार की चोट लगने से। तो ध्यान देना इंजेक्शन लगाते टाइम आपने, तो इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। एयर एम्बुलिज्म हो सकता है अगर इंट्रोड्यूस ऑफ द एयर इनटू द ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर एयर यानी कि जब आप इंजेक्शन भरते हो और सिरिंज के अंदर किसी प्रकार की एयर चली जाती है तो एयर एम्बुलिज्म हमारा हो जाता है, तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ओवरडोज हो जाए या फिर हमारा अंडरडोज हो जाए, मात्रा ज्यादा हो जाए दवाई की या फिर कम हो जाए मेडिकेशन की, तो भी प्रॉब्लम आती है। एरर आता है जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, तो भी दवाई देने में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। सर्कुलेटरी ओवरलोड व्हेन द लार्ज क्वांटिटी एंड द फ्लूइड ऑफ द इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी विद इन शॉर्ट टाइम। तो वही बॉडी में थोड़े से टाइम में बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में जब फ्लूइड बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है तो भी दिक्कत आ सकती है। यानी कि टाइम कम है और कम टाइम में ज्यादा फ्लूइड अगर बॉडी के अंदर आप चढ़ा दोगे तो ये भी हमारी दिक्कत आ सकती है इसमें भी। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आता है सीरम हेपेटाइटिस। तो सीरम हेपेटाइटिस जो हमारे दिए जाते हैं वो हमारे इन्फेक्शन हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इंपेयरली डिसइंफेक्टेड सिरिंज एंड नीडल्स। तो ये ज्यादा से ज्यादा है ना जो हेपेटाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, जो इन्फेक्शन होता है, ये हमारे डिसइंफेक्टेड जो हमारी चीजें होती है, जैसे सिरिंज है, नीडल है, अगर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो हमारी ज्यादा इसमें नुकसान करती है, ज्यादा इन्फेक्शन फैलाती है। तो इसमें हमारा इन्फलेशन ऑफ 0.004 ml भी अगर ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड जो बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है तो वो सीरम हेपेटाइटिस आपको कर सकता है। यानी कि इतनी कम मात्रा में भी अगर थोड़ा सा भी ब्लड के अंदर इन्फेक्टेड सीरम जाता है तो वो हमारा हेपेटाइटिस सीरम जो है वो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये हमारे कुछ ड्रग्स हैं जो कि फ्लूइड के जो है एडमिनिस्ट्रेट कराए जाते हैं, फ्लूइड के जरिए एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है। फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेट कराना तो इसका मतलब इंजेक्शन से करे जाते हैं ये। ठीक है, तो इसमें कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि निडल और इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। ठीक है, तो ये इसके जो एक्शन होते हैं उसके द्वारा क्लासीफाई इनको किया गया है। तो भी प्रिवेंटिव एक्शन वाले जितने भी होते हैं, यानी कि रोकथाम करने वाले, बीमारी की रोकथाम, दर्द की रोकथाम, इन्फेक्शन की रोकथाम, किसी भी तरीके की रोकथाम करने वाले प्रिवेंटिव जो एक्शन होते हैं वो सारे के सारे हमारे इंजेक्शन के जरिए ड्रग दिए जाते हैं। और एंटीटॉक्सिन्स हमारे सारे के सारे इंजेक्शन के जरिए दिए जाते हैं, टॉक्साइड दिए जाते हैं, सारे के सारे जितने भी वैक्सीनेशन किए जाते हैं, वैक्सीन लगाए जाते हैं, वो भी हमारे इंजेक्शन के जरिए दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स हमारे जितने भी दिए जाते हैं, डायग्नोस्टिक एड्स हमारे जो होते हैं, ठीक है, तो डायग्नोज करने वाले या फिर जो हमारे हिस्टामिन जितने होते हैं, एलर्जी, खुजली या फिर स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है, रेमेडल सेक्शंस वाले भी हमारे सारे के सारे जो भी रेमेडी दी गई है या फिर एंटीबायोटिक दिया गया है। और स्पेसिफिक हमारी कुनैन फॉर मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया में जो कुनैन नाम का जो दिया जाता है हमारा ड्रग वो भी हमारा इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। तो ये हमारे स्पेसिफाइड ड्रग्स हैं, आगे भी देखते हैं इनको हम। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है पोलियो एक्टिव एक्शन। ठीक है, तो पोलियो एक्टिव एक्शन से हमारे जो ड्रग्स होते हैं सारे के सारे नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, नशीले होते हैं, मादक पदार्थ वाले होते हैं, हमारे बेहोशी के होते हैं, नींद के होते हैं, लोकल एनेस्थेसिया होते हैं, जनरल एनेस्थेसिया होते हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट्स वाले हमारे होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, मिनरल्स, विटामिन और फ्लूइड, यानी कि ये सारे के सारे भी हमारे इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं। तो इन सब का आपको पता ही है कि नींद के, मादक पदार्थों के, एनेस्थेसिया लोकल जो है कौन सा होता है, हार्मोन वाले कौन से होते हैं, मिनरल विटामिन भी इंजेक्शन से दिए जाते हैं, फ्लूइड भी दिया जाता है। तो कुछ कॉमन यूज सॉल्यूशंस होते हैं जो हमारे इंट्रावेनस थेरेपी के जरिए जैसे दिए जाते हैं। तो इंट्रावेनस थेरेपी जैसे कि 5% ग्लूकोज दिया जिसको हम डेक्सरोज बोलते हैं, तो जो ग्लूकोज दिए जाते हैं सारे डेक्सरोज बोले जाते हैं। 5% जो ग्लूकोज होता है उसमें 100 ml जो है 5 ग्राम डेक्सरोज होता है। 5% ग्लूकोज के अंदर 100 ml के अंदर 5 ग्राम ग्लूकोज मिक्स किया जाता है, जबकि 10% ग्लूकोज के अंदर 100 ml में 10 ग्राम डेक्सरोज यूज किया जाता है। ठीक है, डेक्सरोज यानी कि जो शुगर फॉर्म हमारी दी जाती है वो। तो भाई नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि 25 ग्राम जो हमारा ग्लूकोज, 25% जो ग्लूकोज देता है, तो ये जो हमारा 25% जो ग्लूकोज है ना, ये जो हमारा डेक्सरोज है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है 25 वाला। ठीक है, तो ये हमारा मेनली जो हॉस्पिटल में ज्यादातर यूज किया जाता है। 25% जो ग्लूकोज होता है ये हमारा 100 ml के अंदर 25 ग्राम डेक्सरोज होता है। 50% जो होता है वो 100 ml के अंदर 50 ग्राम डेक्सरोज होता है। और 5% जो ग्लूकोज सैलाइन जो होती है उसमें 100 ml के अंदर क्या कंटेन होगा, 5 ग्राम तो उसमें ग्लूकोज होगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि मीठा होगा, और 0.9 ग्राम सोडियम यानी कि नमक होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये उसका घोल बनाया जाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, खारापन सा हो जाएगा। नॉर्मल स्लाइन जो होती है, स्लाइन को क्या बोलते हैं, खारा, खारा ही बोला जाता है इसको। तो नॉर्मल स्लाइन जो होती है इसमें जो है 100 ml जो है कंटेन करते हैं, उसमें 0.9 सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये हमारी नॉर्मल स्लाइन होगी जो कि बीपी के कम होने पर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सोडियम सोडियम ही है ओनली। और जो हमारी पीडियाट्रिक्स ग्लूकोज लाइन जो बनाई जाती है, यानी कि केवल बच्चों के लिए जो ग्लूकोज लाइन बनाई जाती होती है, वो हमारी 100 ml कंटेंट के अंदर 2.5 ग्राम तो डेक्सट्रोज मीठा होगा और 0.45 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड दिया जाएगा। तो मीठा और नमक तो मैं वैसे उदाहरण देके बता रही हूँ, आपने इस तरीके से नहीं बोलना है, आपने इनको सोडियम क्लोराइड या फिर डेक्सरोज के नाम से भी बोलना है। तो डेक्सरोज का जो मीठे सब्सटेंस और इसमें सोडियम क्लोराइड में थोड़े से सोल्टी सब्सटेंसेस आ जाते हैं हमारे। तो सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशंस जो बनाया जाता है इसमें 100 ml कंटेंट के साथ 1.866 ग्राम सोडियम और लैक्टेट जो है इसके अंदर मिक्स किया जाता है। रिंगर सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, रिंगर सॉल्यूशंस के अंदर भी वही होता है, इसमें हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो सारे होते हैं, तो मिल करके ये हमारा रिंगर सॉल्यूशंस बनता है। हार्टमैन सॉल्यूशन भी इसी तरीके से बनता है, इसके अंदर है जो है ये सारे सब्सटेंसेस जो हमारे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम ये सारे के होने के बावजूद हमारा जो रिंगर सॉल्यूशंस होता है वो इसके अंदर मिक्स होता है, और ये बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए और फ्लूइड प्रोवाइड करने के काम आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो हमारा टॉपिक है यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।